दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। विद्यार्थियों नमस्कार। आज की वीडियो हम बना रहे हैं यात्रा वृत्तांत को लेकर के। दरअसल यात्रा वृत्तांत एक साहित्यिक विधा के रूप में नई विधा मानी जाती है। हालांकि काफ़ी पहले से लिखा जा रहा है, लेकिन साहित्यिक विधा के रूप में इसे उस तरह की मान्यताएं नहीं मिली या उस तरह से प्रचलित नहीं हुआ जैसा कि आधुनिक काल में प्रचलित हुआ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे यही आग्रह है कि आप बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और कमेंट्स जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। साहित्य मनोवृत्ति का घुमक्कड़ है। जब सौंदर्य बोध की दृष्टि से उल्लास भावना से प्रेरित होकर यात्रा करता है और उसकी मुक्त भाव से अभिव्यक्ति करता है, उसे यात्रा साहित्य, यात्रा वृत्तांत कहते हैं। व्यक्ति जब कहीं घूमता है तो चीज़ों का अवलोकन करता है, उन्हें देखता है और देखने के बाद जो शब्द, जो उद्गार, जो विचार उसके मन में होते हैं, उन्हें वह कागज़ पर उकेरता है। तो वही धीरे धीरे साहित्य बनता है। उसे किस रूप में, किस विधा में उकेरता है, वह उस विधा का रूप ले लेता है। तो यात्रा वृत्तांत यानी कि आप किसी यात्रा पर जाएं और वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, वहाँ की तमाम तरह की व्यवस्थाओं को, वहाँ के तमाम तरह के लोगों से मिल करके आप जैसा अनुभव करें, उस यात्रा के दौरान उसे आप लिपिबद्ध कर देंगे, लिख देंगे, तो वह यात्रा वृत्तांत हो जाएगा। मानव प्रकृति व सौंदर्य का प्रेमी है। वह साहित्य की भांति घुमक्कड़ स्वभाव का है। जहाँ भी जाता है वहाँ से साहित्य की भांति कुछ न कुछ ग्रहण करता है। उसके द्वारा ग्रहण किए गए प्रेम, सौंदर्य, भाषा, स्मृति आदि को अपने शुद्ध मनोभावों से प्रकट करता है, जो साहित्य में समाहित होकर एक नई विधा का रूप ले लेता है। यह यात्रा मानव आदि अनादि काल से करता आ रहा है। निश्चित रूप से मनुष्य ठहरा तो है ही नहीं, चलता रहा है। तो यात्रा अनादिकाल से चल रही है, शुरुआत से, प्रारंभ से चल रही है। लेकिन उस यात्रा को लिखने की वृत्ति या प्रवृत्ति बाद में पैदा हुई है। किंतु साहित्य में यह कला नवीन है, जो निबंध शैली का एक नया रूप है, जिसे यात्रा वृत्तांत कहते हैं। इस साहित्य विधा के पीछे का उद्देश्य लेखक के रमणीय अनुभवों को हूबहू पाठक तक प्रेषित करना है, जिसके माध्यम से पाठक उस अनुभव को आत्मसात कर सके, उसे अनुभव कर सके। आदिकाल में भी यात्रा का अधिक महत्व था। लेखक एक दूसरे देश में घूमा करते थे और अपने अनुभव को घूम घूम कर लोगों को बताया करते थे। नौका यात्रा की एक होड़ लग गई थी। नौका से एक दूसरे देश को ढूंढने, भ्रमण करने का प्रचलन था। आप जानते हैं कि कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। तो ये सब क्या था? ये भ्रमण के उद्देश्य से निकले हुए लोग जब घूमे नाव से या किसी दूसरे माध्यम से, तो उनको कुछ कुछ मिल गया, और जब मिल गया तो उन्होंने बता दिया या लिख दिया। जैसे कि चीन से फाइयान आए थे। इसी तरह से आधुनिक काल में जब लोग घूमने लगे तो उसे लिखने लगे तो जब उसे पढ़ने लगे तो इतना अच्छा और रुचिकर लिखने लगे कि लोगों ने उसे एक साहित्यिक विधा के रूप में, यात्रा वृत्तांत के रूप में नाम दे दिया। इस यात्रा में लेखक एक दूसरे की संस्कृति से परिचित होते थे, शिक्षा व धर्म का प्रचार प्रसार करते थे, अपने अनुभव को पुस्तकों में संजोते थे। संस्कृतियों का लेन देन या किसी भी चीज़ का एक जगह से दूसरी जगह जाना इसी तरह से संभव होता है। जैसे कि आप जानते हैं, पुष्प के ऊपर कोई जब जीवाणु, कीटाणु, पक्षी बैठता है तो उसके परागकण उसके पंखों पर, उसके पैरों में या उसके शरीर पर कहीं चिपक जाते हैं, और वो जैसे ही दूसरे पुष्प पे जाता है तो वहाँ कुछ गिर जाते हैं, कुछ और चिपक जाते हैं। तो पुष्पों का जो एक तरह से मिलन है वो इस तरह से होता है। नव पुष्पित, अंकुरित होने का जो एक प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वो ऐसे होती है। तो ठीक ऐसे ही यहाँ से वहाँ जब आप जाएंगे तो वहाँ के लोगों को, उसके व्यवहार को, उसके काम को, वहाँ की संस्कृति को, तमाम चीज़ों को, खान पान को, रीति रिवाज को जानेंगे और अपनी बताएंगे उनको। तो ऐसे ही आदान प्रदान होता है। संस्कृत साहित्य में कालिदास और बाणभट्ट के साहित्य में भी आंशिक रूप से यात्रा वर्णन मिलता है। ऐसे विवरणों में लेखक के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति बहुत कम हो पाती है। वह एक तटस्थ दृष्टा के रूप में देखता है और लिख देता है।
प्रकृतिगत विशेषताएं प्रतिबिंबित हो उठती हैं। यही कारण है कि आधुनिक यात्रा साहित्य का विकास शुद्ध निबंधों की शैली से माना जाता है। निबंध शैली में व्यक्ति परखता, स्वच्छंदता, आत्मीयता आदि गुण यात्रा साहित्य में पाए जाते हैं। यात्रा साहित्य विविध शैलियों में लिखा जाता है, जो विविध रूपों में पाया जाता है। कुछ यात्रा साहित्य ऐसे होते हैं जिनका उद्देश्य विभिन्न देशों या स्थानों का विस्तृत परिचय देना होता है। राहुल सांकृत्यायन का हिमालय परिचय, किन्नर देशों में, और शिवनंदन सहाय का कैलाश दर्शन इसी प्रकार के यात्रा वृत्तांत है। कुछ यात्रा साहित्य का उद्देश्य देश विदेश के व्यापक जीवन को उभारना होता है। इसमें यशपाल का लोहे की दीवार के दोनों ओर, गोविंद दास का सुंदर दक्षिण पूर्व आदि प्रसिद्ध हैं। मुख्य रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग को ही यात्रा साहित्य का आरंभ काल माना जा सकता है। उनके द्वारा संपादित पत्र पत्रिकाओं में यात्रा का अधिक महत्व था। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में या उस युग में अनेक विधाओं का विकास हुआ, उद्भव हुआ, तो उसी तरह से यात्रा वृत्तांत भी लगभग वहीं से सिलसिलेवार तरीके से प्रारंभ हुआ। उससे पूर्व फुटकल कुछ रचनाएं जरूर मिलती हैं यात्रा वृत्तांत के रूप में। यात्रा वृत्तांत हमें निश्चित रूप से सिखाता है कहाँ पर क्या हो रहा है, इन चीज़ों के बारे में बताता है। स्वतंत्रता पूर्व के युग में राहुल सांकृत्यायन का योगदान यात्रा साहित्य में अद्वितीय व अग्रणी है। उन्होंने भारत ही नहीं, भारत के आसपास व अन्य देशों में भी भ्रमण किया। उनकी यह यात्रा कई बार जानलेवा भी साबित हुई, किंतु वे उससे बच गए। वह दुर्गम घाटी, दर्रा, पहाड़ी, पठार आदि पर भी यात्रा करने से नहीं हिचकते थे। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ी व्यक्ति थे, बहुत घुमाए उन्होंने, और घूम घूम के सारी दुनिया एक तरह से नाप ली। और वो थोड़ा सा निडर स्वभाव के थे, और एक तरह से जिद्दी भी कह सकते हैं कि वो ऐसी कठिन राह पर भी चल पड़ते थे। बड़े बड़े चट्टानों पर, पहाड़ों पर, घाटियों में उतर जाते थे देखने के लिए, उनका अवलोकन करने के लिए कैसी हैं, किस तरह की हैं, और एक निडरता उनके अंदर दिखाई देती थी उस समय। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, जिसने एक बार घुमक्कड़ धर्म अपना लिया, अर्थात यात्रा करना, घूमना, उसे पेंशन कहाँ, यानी कि आराम कहाँ, उसे विश्राम कहाँ, आखिर में हड्डियां कटते ही बिखर जाएंगी। वही उनका निराकरण है, सिर्फ घूमना और घूमना। आजीवन यायावर रहे, घूमते रहे हमेशा वो, और घूमते घूमते ही लिखते रहे। घूमने का मतलब ये नहीं चलते चलते लिखते रहे, बल्कि मतलब यात्रा करने के बाद जहाँ उनका ठहराव पड़ाव होता था रात्रि के समय, तब खूब लिखते थे वो। आजीवन यायावर रहे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अज्ञे ने यात्रा वृत्तांत के क्षेत्र में विशेष योगदान दिया। उनका मानना था कि यायावर को भटकते हुए 40 बरस हो गए, किंतु इस बीच न तो वह अपने पैरों तले घास जमने दे सका है, न ठाठ जमा सका है, न क्षितिज को कुछ निकट ला सका है। उसके तारे छूने की तो बात ही क्या। यायावर ने समझा है कि देवता भी जहाँ मंदिर में रुके कि शिला हो गए, और प्राण संचार की पहली शर्त है कि गति गति गति, अर्थात चलते रहे हैं। यायावर वो स्वयं को संबोधित करके कह रहे हैं कि मैं इतना चला हूँ, उसके बावजूद भी चल रहा हूँ। घास न जमना अर्थात चलते रहना, घास जम जाना अर्थात वहाँ से कोई भी नहीं चल रहा। और मैं इतना चला हूँ, उसके बाद भी मुझे कुछ विशेष मिला नहीं है, न मैं आसमान के पास पहुँचा हूँ। आप देखते हैं, दूर दृष्टि में देखते हैं तो आसमान और धरती एक जगह मिले हुए दिखाई देते हैं, जिसे क्षितिज कहते हैं। न उसके निकट पहुँच चुका हूँ, तारे चंद्रमा कुछ भी न छू सका हूँ। ये भी कल्पना करता हूँ कि देवता किसी मंदिर में रुके हैं, अर्थात शिला के रूप में, पत्थर की मूर्तियाँ होती हैं तो बन गए, और प्राण संचार ही उनकी पहली गति है। यही मनुष्य में होनी चाहिए, चलते हुआ ही जीवन है। यात्रा साहित्य में यात्री अपनी यात्रा के प्रत्येक स्थल और क्षेत्रों में से उन्हीं क्षेत्रों का संयोजन करता है जिनको वह अद्भुत सत्य के रूप में ग्रहण करता है। बाहरी जगत की प्रतिक्रिया से उसके हृदय में जो भावनाएं उमड़ती हैं, वह उन्हें अपनी संपूर्ण चेतना के साथ अभिव्यक्त कर देता है, जिससे शुष्क विवरण भी मधुर और भाव विभोर कर देने वाला बन जाता है। पाठक एक साथ इतना तादात्म्य स्थापित कर लेता है, फिर वह स्वयं उस आनंद को प्राप्त करने के लिए तड़प उठता है। इस विषय में उल्लेखनीय है कि यात्रा साहित्य के लेखक को संवेदनशील होकर भी निरपेक्ष होना चाहिए, अन्यथा यात्रा के स्थान पर यात्री के प्रधान हो उठने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अर्थात जब यात्रा वृत्तांत को एक पाठक पढ़ता है तो उसे ऐसा आभास होता है कि जैसे कि वह स्वयं यात्रा कर रहा हो उन स्थलों पर, अपनी आंखों से जैसे उन्हें देख रहा हो, न कि सिर्फ पढ़ रहा है। और वह
इतना बेचैन हो उठता है कि उसके मन में यह भी सवाल उठता है कि मैं कभी अवसर आएगा तो इन्हें देखूंगा जरूर। इतनी उत्सुकता, इतनी आकंठा उस स्थल के प्रति, उस दृश्य के प्रति पैदा हो जाती है। तो ये लेखन की एक विशिष्ट विधा का कमाल है, जो उसको इतना तादात्म्य, इतना जोड़ देती है पाठक को उस स्थान के साथ, उस सुरम्य वातावरण के साथ, कि वह लालायित हो उठता है उसे देखने के लिए। तथा वह अभिव्यक्ति यात्रा साहित्य न रहकर आत्मचरित या आत्मस्मरण बन जाता है। तो ये थी आत्म यात्रा वृत्तांत को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें। अब हम बात करते हैं हिंदी के कुछ प्रमुख यात्रा वृत्तांत, क्योंकि इनसे संबंधित अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। यात्रा वृत्तांतकार, यात्रा वृत्तांत और प्रकाशन वर्ष। भारतेंदु हरिश्चंद्र सरयू पार की यात्रा, मेहंदावल की यात्रा, लखनऊ की यात्रा, हरिद्वार की यात्रा 1871 से 1879 ईस्वी के बीच में लिखी गई। श्रीमती हरदेवी लंदन यात्रा 1883, भगवान दास वर्मा लंदन यात्री 1884, दामोदर शास्त्री मेरी पूर्व दिग्ग यात्रा 1885, मेरी दक्षिण दिग्ग यात्रा 1886, बाल कृष्ण भट्टी की गया यात्रा 1894, प्रताप नारायण मिश्र विलायत यात्रा 1897, स्वामी सत्यदेव परी विराजक अमेरिका दिग्दर्शन 1911, मेरी कैलाश यात्रा 1951, अमेरिका भ्रमण 1916, मेरी जर्मन यात्रा 1926, यूरोप की सुखद स्मृतियाँ 1937, अमेरिका प्रवास की मेरी अद्भुत कहानी 1937, मेरी 5वीं जर्मन यात्रा, गोपाल राम गहमरी लंका यात्रा 1916, राहुल सांकृत्यायन मेरी लद्दाख यात्रा 1916, लंका यात्रावली 1927-28, मेरी यूरोप यात्रा 1932, मेरी तिब्बत यात्रा 1934, यात्रा के पन्ने 1934-36, जापान 1935, ईरान 1935-37, तिब्बत में सवा वर्ष 1939, किन्नर देश में 1940, रूस में 25 मास 1944 से 47, घुमक्कड़ शास्त्र 1949, एशिया के दुर्गम खंडों में 1956, चीन में कम्यून 1959। राहुल सांस्कृत्यायन ने बहुत यात्रा वृत्तांत या घुमक्कड़ शास्त्र लिखा है, यायावरी साहित्य लिखा है। वो घूमे बहुत हैं। जवाहरलाल नेहरू की रूस की सैर 1929 और आंखों देखा रूस 1953, सेठ गोविंदास हमारा प्रधान उपनिवेश सुदूर दक्षिण पूर्व 1951, पृथ्वी परिक्रमा 1954, रामरक्ष बेनीपुरी पैरों में पंख बांधकर 1952, उड़ते चलो 1954, यशपाल लोहे की दीवार के दोनों ओर 1953, जय अमरनाथ 1955, राह बीती 1956, उत्तराखंड के पथ पर 1958, सर्वकोद्यान बिना सांप 1975, अग्गे अरे यायावर रहेगा याद 1953, एक बूंद सहसा उछली 1960, मोहन राकेश आखिरी चट्टान तक 1953, भदंत आनंद कौशल्यायन आज का जापान, प्रभाकर माचवे गोरी नज़रों में हम 1964, निर्मल वर्मा चीढ़ों पर चांदनी 1964, बलराज साहनी रूसी सफ़रनामा 1971, डॉक्टर नगेंद्र अप्रवासी की यात्राएं 1971, शंकर दयाल सिंह गांधी के देश में लेनिन के देश में 1973, श्रीकांत वर्मा अपोलो का रथ 1975, कमलेश्वर खंडित यात्राएं 1975, कश्मीर रात के बाद 1977, आंखों देखा पाकिस्तान 2006, गोविंद मिश्र धुंध भरी सुर्खी 1979, दरखतों के पार शाम 1980, झूलती जड़ें 1990, परतों के बीच 1997, रामदर्श मिश्र तना हुआ इंद्रधनुष 1990, भोर का सपना 1993, पड़ोस की खुशबू 1999, धर्मवीर भारती यात्रा चक्र 1995, वल्लभ डोभाल आधी रात का सफ़र 1998, हिमांशु जोशी यातना शिविर में 1998, कृष्णदत्त पालीवाल जापान में कुछ दिन 2003, नरेश मेहता कितना अकेला आकाश 2003, नासिरा शर्मा जहां फव्वारे लहू रोते हैं 2003, मनोहर श्याम जोशी क्या हाल है चीन के 2006, पश्चिमी जर्मनी पर उड़ती नज़र 2006। तो विद्यार्थियों, ये थी आज की वीडियो यात्रा वृत्तांत को लेकर के। यात्रा वृत्तांत के पूरे विश्लेषण तथ्य को हमने यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश की है। संभवतः आप समझ गए होंगे। वीडियो आपने पूरी देखी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई समस्या है, कोई दुविधा आपको लग रही है तो सवाल पूछ सकते हैं। यदि पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करना न भूलें। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर जल्दी ही मिलते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, देश को सुरक्षित रखें।